बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा स्टार्ट करते हैं। आवाज आ रही बेटा मेरी आप लोगों को? यस सर। ओके तो बेटा हम लास्ट क्लास के अंदर बेटा हम डिस्कस कर रहे थे रिस्क कल्चर को। तो उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि रिस्क कल्चर क्या होता है, कि आपने प्रॉपर तरीके से डिसीजन लेना है, आपने शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो कॉन्सिक्वेंसेस को आपने मद्देनजर रखना है, और ये भी देखना है कि शॉर्ट रन के लिए वो डिसीजन कहीं लॉन्ग रन के अंदर आपके जो रेपुटेशन है उसको डैमेज तो नहीं कर रहे हैं। देन बेटा हम नेक्स्ट मूव करते हैं आगे। ओके जी, अब बेसिकली बेटा ईआरएम का मैंने आपको बताया था कि ईआरएम का हमारा जो मेन मकसद होता है वो ये होता है कि हमने अपना जो रिस्क है उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना है और आइडेंटिफाई करना है और कोशिश करनी है कि जो उसका अपना जो रिस्क है उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करें। अच्छा, उसने बोला इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई मेजर रिस्क एंड डिसाइड व्हाट एक्शन इफ एनी शुड बी टेकन। अगर आपने अपना रिस्क मैनेज करना है तो कौन कौन से ऐसे एक्शन है जिनको हम लिया जा सकता है अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने कुछ रिस्क आ जाते हैं, अब उन रिस्क को आपने मैनेज करना है तो ये कुछ एक्शन गिवन है कि आप ये काम करें तो आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है बिजनेस के ऊपर एंड टाइप ऑफ रिस्क के ऊपर कि आपने कौन सा रिस्क लेना है। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट बेटा एक्शन, एग्जिट एक्टिविटी गिविंग राइज टू द रिस्क। वो कहता है जी कि वो एक्टिविटी जो आपके रिस्क को बढ़ा रही है आप उस एक्टिविटी को खत्म कर दें। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जो मेरी टेक्सटाइल मिल है, उस टेक्सटाइल मिल के अंदर जो फलां यूनिट है वो मुझे बहुत लॉस दे रहा है, वो बहुत ज्यादा नुकसान कर रहा है, तो क्या करें कि आप अपने उस जो रिस्क है, जो आपका जो लॉस आपको दे रहा है, वो एक्टिविटी जो आपको लॉस दे रही है आप उसको एग्जिट कर दें, उस डिपार्टमेंट को एग्जिट कर दें। या फॉर एग्जाम्पल मेरे 4-5 मुख्तलिफ बिजनेसेस हैं, उनमें से जो एक बिजनेस है वो मुसलसल मुझे लॉस दे रहा है, जिसके ऊपर मेरा बहुत ज्यादा जो सरमाया है वो हर साल खर्च हो रहा है, तो क्या करें? पहला एक्शन ये है कि बेटा आप उस बिजनेस को बंद कर दें फिलहाल, कि जब कोई नई अपॉर्चुनिटी आएगी तो दोबारा उसको स्टार्ट करेंगे, आर्थिक तौर पे उसको बंद कर दें। जिस तरह अक्सर आप देखें फैसलाबाद के अंदर बहुत सारे जो टेक्सटाइल मिलें हैं वो बंद हो गई थी। क्यों बंद हो गई थी? उसकी रीजन बेटा ये थी कि उनसे रिस्क मैनेज नहीं हो पा रहा था। उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इतनी ज्यादा इंक्रीज कर गई थी कि वो उसको मैनेज नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बंद कर दिया। तो पहला बेटा अल्टरनेटिव है अपने रिस्क को मैनेज करने का कि जो एक्टिविटी आपको बहुत ज्यादा रिस्क दे रही है आप उस एक्टिविटी को एग्जिट कर दें, उस एक्टिविटी को खत्म कर दें। नंबर 2, रिड्यूस प्रोबेबिलिटी ऑफ एडवर्स इवेंट। जो आपके एडवर्स इवेंट आने वाले हैं उनकी प्रोबेबिलिटी को रिड्यूस करें। अच्छा, कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? मैं कहता हूं जी आपको बहुत ज्यादा रिस्क फेस करना पड़ रहा है तो आपने उस रिस्क को कम करना है, उसकी प्रोबेबिलिटी को कम करना है। तो रिस्क कैसे रिड्यूस होता है, क्या तरीका है कि हम अपने रिस्क को कम कर सकते हैं? जी काफी दफा हम पढ़ चुके हैं बेटा। सर हम कोस्ट को कम कर सकते हैं और सर लेबर जो है हमको मोटिवेट करके इसको कम कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एडवर्स इवेंट को बेटा आपने कम करना है। तो कोई रिस्क आपको फेस करने के लिए आ रहा है फ्यूचर के अंदर, तो आपने उसकी प्रोबेबिलिटी को कम करना है कि आपको कम से कम इफेक्ट करे वो। अच्छा चलें छोड़ें, ये सिंपल अल्फाज में बताएं, अगर आपने अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करना है तो आप क्या करते हैं? सर पोर्टफोलियो बनाते हैं। सिंपल बेटा, यहाँ भी यही है। अगर आपने अपने रिस्क के एडवर्स इवेंट्स को कम करना है तो आप कोशिश करें कि आप एक ही जगह पे पैसा इन्वेस्ट मत करें, बल्कि क्या करें, आप मुख्तलिफ जगहों पे पैसा लगाना शुरू कर दें। इससे क्या होगा कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस है वो कम हो जाएगा। अगर मैं सारे का सारा सरमाया एक ही बिजनेस में लगा दूंगा और खुदा ना खास्ता उसी बिजनेस के ऊपर कोई फ्लॉप आ जाता है तो क्या होगा, मेरा जो एडवर्स इवेंट है वो मुझे बहुत ज्यादा जो है वो नुकसान पहुंचा देगा उस चीज को। लेकिन अगर मैंने वो पैसा जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे इन्वेस्ट किया हुआ है तो मैं पॉसिबल एक जगह अगर मुझे लॉस हो रहा है तो बाकी 3-4 जगहों से मुझे क्या होना शुरू हो जाए, प्रॉफिट होना शुरू हो जाए। तो प्रोबेबिलिटी को बेटा रिड्यूस करने का सबसे बेहतरीन हाल ये होता है, लॉस की प्रोबेबिलिटी को रिड्यूस करने का बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप क्या करें, आप मुख्तलिफ जगहों पे पैसा इन्वेस्ट करो। आप एक ही जगह पे पैसा मत लगाएं, बल्कि आप पैसा जो है मुख्तलिफ जगहों पे लगाएं। तो जितनी बेटा प्रोबेबिलिटी, मतलब जितना आप मुख्तलिफ जगहों पे डिफरेंट जगहों पे पैसा लगाओगे, आपके रिस्क की जो चांस ऑफ लॉस है उतना ही ज्यादा रिड्यूस होता जाएगा। ओके, मॉडिफाई प्लान टू रिड्यूस रिस्क। अगर आपने कोई प्लान बनाया है और आप उसको कम, आपको लगता है कि इस प्लान के अंदर जो मैंने बनाया आपने उसको स्टार्ट कर दिया, अब आपको लगा कि यार यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा फेस करना पड़ेगा, तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्ट मत रहें, मतलब ये नहीं कहना कि जो मैंने डिसीजन ले लिया ये बिल्कुल ठीक है, मैंने ऐसे ही करना है। नो, आपने डिसीजन लिया, इट्स ओके। अब आपने जब वो प्रैक्टिकल तरीके से इस काम को स्टार्ट किया तो आपको लगा कि यार नहीं, ये अगर ऐसे कर लेता तो ये ज्यादा बेहतर था, तो आप उसको मॉडिफाई करें। बाज़ दफा ऐसे होता है कि जो कुछ मैनेजर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा आप स्ट्रिक्ट हो जाते हैं अपने डिसीजन के ऊपर कि जो मैंने डिसीजन ले लिया वो 100% ठीक है, मैंने इसके ऊपर से नहीं फिरना। तो बेटा ऐसे डिसीजन जो है वो फिर आपको नुकसान देते हैं। तो उन्होंने यही बोला कि अपने प्लान को मॉडिफाई कर ले। अगर आपने कोई प्लान बनाया,
आपने वो प्लान इंप्लीमेंट किया, लेकिन आपको लगता है कि यार अब ये प्लान जो है ये फायदा देने के बजाय मुझे नुकसान देना शुरू हो गया है, तो यू हैव टू मॉडिफाई दैट प्लान। आप उसको मॉडिफाई करें और अपने रिस्क को कम करने की कोशिश करें। तो रिस्ट्रिक्ट मत रहें अपने प्लान के साथ। ट्रांसफर ऑल आर अ पार्ट ऑफ रिस्क, बेटा सेम वो जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि या तो आप अपना सारा रिस्क ट्रांसफर कर दें या उसका कुछ हिस्सा ट्रांसफर कर दें। और हिस्सा ट्रांसफर करने का सबसे बेहतरीन हल क्या होता है कि आप अपने लिए पोर्टफोलियोज बनाएं, आप नई से नई अपॉर्चुनिटीज को ढूंढें और उन अपॉर्चुनिटीज में पैसा लगाएं जहां पे प्रॉफिटेबिलिटी होने के चांसेस ज्यादा हैं। इस तरह से आप अपना रिस्क ट्रांसफर कर देंगे। इसकी बेहतरीन एग्जांपल बेटा मैं आपको हमेशा देता हूँ सितारा वालों की। अगर आप देखें, उन्होंने पहले सितारा केमिकल था, अब उन्होंने क्या किया, सितारा टेक्सटाइल में आ गए। सितारा टेक्सटाइल से अभी उन्होंने अजीज फातिमा हॉस्पिटल खरीद लिया, अब वो हेल्थ इंडस्ट्री में आ गए। अभी उन्होंने अली फातिमा कॉलेज बनाया किनार रोड के ऊपर, अब वो एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर भी आ गए। यानी केमिकल हो गया, टेक्सटाइल हो गया, हेल्थ फैसिलिटी हो गई, एजुकेशन हो गया। अब वो मुख्तलिफ जगहों पे अपने रिस्क को ट्रांसफर करते जा रहे हैं कि अगर खुदा ना खासा कोई एक सेक्टर फ्लॉप होगा तो बाकी सेक्टर जो है वो उनको प्रॉफिट देते रहेंगे। जिस तरह अगर आजकल देखें तो आपका जो एजुकेशन सेक्टर है वो डिस्टर्ब हुआ है कोरोना वायरस की वजह से, फीसिस नहीं आ रही या स्टूडेंट्स फीसिस पे नहीं कर पा रहे या पेरेंट्स की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है यूनिवर्सिटीज को भी और स्टूडेंट्स को भी फेस करनी पड़ रही है। तो इसकी वजह से अब देखिए उनको वो रिस्क फेस करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से अब अगर उन्होंने सारे का सारा पैसा एक ही जगह पे लगाया होता, अब नहीं पॉसिबल, वो केमिकल से कमा रहे हैं, वो टेक्सटाइल से कमा रहे हैं, हालांकि उनके ऊपर भी डाउनफॉल आया हुआ है, लेकिन बेटा ओवरऑल जो रिस्क उनको एक ही जगह पे फेस करना पड़ा था वो ट्रांसफर हो चुका है। तो थोड़ा थोड़ा रिस्क उनको हर जगह पे फेस करना पड़ रहा है। तो हो सकता है कि अगर एक जगह उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा तो बाकी 3 जगह उनको बचा जाए। तो आप क्या करें, अपने रिस्क को ट्रांसफर करें। और रिस्क को ट्रांसफर करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है कि आप पोर्टफोलियोज डेवलप करें। टेक नो एक्शन, सबसे आसान हाल बेटा जो अक्सर हम करते हैं कि जब सर पे पड़ेगी देखी जाएगी, कोई एक्शन ना लें, जब रिस्क आएगा तब देखेंगे। और ये सबसे बुरा डिसीजन है। जिस तरह अभी आप लोग कोई टेंशन नहीं ले रहे पढ़ाई की, स्टडी के, जब पेपर आएंगे तब देखी जाएगी। दिस इज कॉल्ड टेक नो एक्शन। तो आपको पहले प्रिपेयर होना चाहिए कि हमें क्या क्या पेपर में आ सकता है, किस तरह से एग्जाम होगा, कुछ ना कुछ टेंशन लेनी चाहिए आपको। लेकिन हमारी इवन के इंक्लूडिंग अस, हमारी कौम ऐसी कौम है कि जब तक हमारे ऊपर पड़ती नहीं है हमने कोई एक्शन नहीं लेना। जिस तरह कोरोना वायरस की एग्जांपल देख लें, 3 माह पहले कोरोना वायरस आ चुका था लेकिन हमने कोई एक्शन नहीं लिया। जब हमारे ऊपर पड़ा देन फिर हमने एक्शन लेने शुरू किया, बॉर्डर सील किया, फलां जगह पे लॉकडाउन कर दो, फलां जगह पे लॉकडाउन कर दो। लेकिन जिन कंट्रीज ने बाकी मुल्कों की तरफ देखते हुए लॉकडाउन पहले से ही कर दिया था, हालांकि उनके मुल्क में भी आया भी नहीं था, तो बेटा वो कंट्रीज बहुत जल्दी कवर करके इस वायरस को, उनको बहुत कम नुकसान फेस करना पड़ा। अब देखिए आपको लॉकडाउन की वजह से आपको बहुत से अदर लॉसेस भी फेस करने पड़ रहे हैं। आपकी मुआशियत जो है वो तबाह हो रही है, आपके जो बिजनेसेस हैं वो फ्लॉप हो रहे हैं, आपका जो जीडीपी है वो नेगेटिव में चला गया, माइनस में चला गया आपका ग्रोथ जो रेट है कंट्री का। तो ये बहुत सी चीजें हैं जो आपको फेस करनी पड़ रही है अगर आप एक्शन नहीं लेते वक्त से पहले। लेकिन हम ऐसी कौम है कि हम पढ़ते भी एक दिन पहले ही एग्जाम से, आपको पता ही है, ऐसे ही है ना जी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटा, इन 3 4 5 हेडिंग्स के अंदर कोई प्रॉब्लम, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। सोना नहीं है अभी? हाँ ना में आंसर दिया करें बेटा। एनी प्रॉब्लम, एनी कंफ्यूजन? यस सर, नो प्रॉब्लम सर, क्लियर है सर? ट्रांसफर ऑल और पार्ट ऑफ। हाँ जी बेटा, ट्रांसफर ऑल या पार्ट ऑफ रिस्क, मैंने यही बोला कि आप एक ही जगह पे पैसा ना लगाएं, आप अपने पैसे को मुख्तलिफ, अपना जो रिस्क है उसको मुख्तलिफ जगहों पे ट्रांसफर करें। ट्रांसफर करने का मतलब जो मैंने एग्जांपल दी थी सितारा वालों की, कि उन्होंने केमिकल से अपना रिस्क ट्रांसफर कर दिया टेक्सटाइल के ऊपर, थोड़ा सा टेक्सटाइल से उन्होंने अपना रिस्क ट्रांसफर कर दिया एजुकेशन के ऊपर, एजुकेशन से उन्होंने अपना रिस्क ट्रांसफर कर दिया हेल्थ के ऊपर। तो वही पैसा जो है वो सर्कुलेट करके अपने रिस्क को ट्रांसफर करते जा रहे हैं। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि अपने पोर्टफोलियोज डेवलप करें, मुख्तलिफ सेक्टर्स में पैसा लगाएं। जितना आप सेक्टर मुख्तलिफ लेंगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा, आपका रिस्क उतना ही ज्यादा रिड्यूस होता जाएगा। क्लियर बेटा? यस सर। यस सर। चलें, ओके बेटा, लास्ट स्लाइड आपकी इस चैप्टर की। अच्छा, अब ये होता है अवॉइड कॉग्निटिव बायस व्हेन कंसीडरिंग रिस्क। बेटा कॉग्निटिव बायसनेस क्या होती है? कॉग्निटिव बायसनेस होती है जो आपके दिमाग के अंदर एक सोच होती है ना, बाद दफा हम अपने दिमाग की सोच के ऊपर, हमारे ऊपर इतनी ज्यादा हैवी हो जाती है, आप समझते हैं कि जो मैंने कहा वो बिल्कुल ठीक है, बाकी सारे गलत हैं। इसको बोलते हैं कॉग्निटिव बायसनेस। तो वो कहते हैं कि जब आपने रिस्क मैनेजमेंट का डिसीजन लेना है ना, तो आपने अपने दिमाग को काबू में रखना है। दिमाग को काबू में रखने का मतलब ये है कि हमेशा ये नहीं कहना कि जो मैंने कह दिया वो बिल्कुल ठीक है। नो, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चलें। फॉर एग्जांपल, अब ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि कॉग्निटिव बायसनेस के अंदर आती हैं, आपने इन चीजों से अवॉइड करना है। ये जो भी आपके सामने स्लाइड के अंदर लिखी हुई हैं, आपने इन चीजों को अवॉइड करना है। अगर आप इन चीजों को अवॉइड नहीं करेंगे तो आप रिस्क
मैनेज करने की बजाय आप अपनी कंपनी के अंदर जो रिस्क है वो इंक्रीज कर देंगे। फॉर एग्जांपल विशफुल थिंकिंग। विशफुल थिंकिंग का मतलब क्या होता है कि यार फलां बंदे को प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब है उसको प्रॉफिट हुआ तो मुझे भी प्रॉफिट ही होना है, सो मुझे भी वहीं पे पैसा लगाना चाहिए। दिस इज कॉल्ड विशफुल थिंकिंग। फॉर एग्जांपल इस तरह मैंने भी आपको एग्जांपल दी थी M&M कंपनी की कि फलां यार मेरे फलां दोस्त ने 5000 दिया उसको बाइक मिल गया, फलां को 5000 दिया उसको बाइक मिल गया, मैं भी क्यों ना पैसे दे दूं। तो मैंने 5 के बजाय 15000 देके 3 बाइक लेने की कोशिश की। विशफुल थिंकिंग का मतलब ये होता है कि लाजमी नहीं कि अगर किसी और बंदे को उन प्रोजेक्ट्स के अंदर फायदा हुआ है तो जब आप पैसा लगाएंगे तो आपको भी फायदा होगा। नो, यानी दूसरों के पीछे ब्लाइंडली मत चलें। आप पहले प्रॉफिट एंड लॉस का एनालिसिस करें प्रॉपर, जो मैंने पीछे पढ़ा के अभी आपको स्लाइड के अंदर कि आपने रिस्क मैनेजमेंट एक डिसिप्लिन तरीके से करनी है। हो सकता है कि वो लोग जिन्हों को अभी शॉर्ट टर्म में फायदा हुआ लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर में भी उनको नुकसान हो, तो आपने लोगों के पीछे ब्लाइंडली नहीं चलना। दिस इज कॉल्ड विशफुल थिंकिंग। तो आपने क्या करना है, आपने प्रैक्टिकल होकर चलना है। आपने देखना है कि ये प्रोजेक्ट मुझे वाकई फायदा देगा या नहीं देगा, देन यू स्टार्ट द प्रोजेक्ट। तो कॉग्निटिव बायसनेस में सबसे पहले आपने विशफुल थिंकिंग से बचना है। एंकरिंग ऑन द फर्स्ट एस्टिमेट, दिस इज आल्सो वेरी बैड थिंग बेटा। होता क्या है कि जिस तरह कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये वो वाली चीज है कि जो मैंने फर्स्ट एस्टिमेट कर लिया, फॉर एग्जांपल मैं एनालिसिस कर रहा हूँ बैठा किसी प्रोजेक्ट का, मैंने एनालिसिस किया, जो मेरा पहला रिजल्ट आ गया, मैंने कहा ये 100% ठीक है, बाकी कोई भी एनालिसिस करूंगा वो गलत है। नो, हमेशा बेटा फर्स्ट इंप्रेशन इज नॉट ऑलवेज द लास्ट इंप्रेशन, ये गलत बात है। हो सकता है कि आपकी जो फर्स्ट एस्टिमेट है, लेकिन जब आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया तो आपको कुछ अपने एस्टिमेट्स को चेंज करना पड़ जाए। लेकिन अगर आप एंकरिंग करेंगे, आप फोकस करेंगे नहीं नहीं जो मैंने एस्टिमेट किया वही ठीक है, तो बेटा ये गलत होगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि कभी भी रिस्ट्रिक्ट मत हो कि मैंने जो डिसीजन ले लिया वो 100% ठीक है। नो, प्रैक्टिकल होकर चलें, मार्केट सिचुएशन को देखिए। अगर मार्केट के अंदर आपको लगता है कि जब मैंने डिसीजन लिया था, जब मैंने एस्टिमेट किया था, तब सिचुएशन कुछ और थी, जिस तरह आजकल देखें किसी को नहीं पता था कोरोना वायरस आ जाना है, अब आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा अपनी थिंकिंग को। पहले जो आपने 2020 की प्लानिंग की थी, अब उस प्लानिंग को आपको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि अब सिचुएशन बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है। लेकिन अगर आप रिस्ट्रिक्ट रहेंगे, नहीं चाहे जो मर्जी हो जाए मैंने ऐसे चलना है, तो बेटा फिर आप रिस्क मैनेज करने की बजाय मजीद रिस्क को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो एंकरिंग ऑन फर्स्ट एस्टिमेट का मतलब है कि हमेशा लाजमी नहीं कि जो आपने पहला एस्टिमेट किया, जो आपने पहला डिसीजन लिया वो ऑलवेज ठीक हो। अगर आपको लगता है कि यार मेरे डिसीजन में कुछ गलतियां हैं तो उसको माने और उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करें। मैंने इसकी बेस्ट एग्जांपल आपको अभी दी है 2020 की, कि किसी को नहीं पता था कि 2020 के अंदर कोरोना वायरस ने इस तरह से आपको इफेक्ट करना है। अब आपको अपने बिजनेस को उसके मुताबिक प्लान आउट करना चाहिए। लेकिन अगर आपने कहा नहीं जो मैंने जनवरी में प्लान किया था वही चलेगा पूरा साल, बेटा वो कैसे चलेगा? आपको पता है कि मार्केट सिचुएशन इस वक्त बिल्कुल डाउन की तरफ जा रही है, तो आप कैसे चलाएंगे उसको? तो फिर आप अपने रिस्क को कम करने की बजाय रिस्क को मजीद बढ़ा रहे हैं। अंडरस्टैंड बेटा? यस सर। ओके, अवेलेबिलिटी, थर्ड वन। रिसेंट इंफॉर्मेशन गिव टू मच वेट। हम बेटा बाज़ दफा क्या करते हैं कि जब हम किसी चीज का अंदाजा लगाते हैं, फॉरकास्टिंग करते हैं, तो जो मोस्ट रिसेंट इंफॉर्मेशन होती है हम उसके ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं, और जो पास्ट हिस्ट्री होती है उसको हम इग्नोर कर रहे होते हैं। ये गलत बात है। ये कहता है कि आप मोस्ट इंफॉर्मेशन को देखें कि आजकल करंट सिचुएशन क्या है, लेकिन बेटा पास्ट की हिस्ट्री को भी, पास्ट डाटा को भी देखें। वो कंपनी, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसके शेयर की प्राइसेस आजकल बड़ी ऊपर जा रही हैं, तो आपने सिर्फ ये नहीं देखना कि आजकल प्राइसेस ऊपर जा रही हैं तो यकदम आप उसमें पैसा इन्वेस्ट कर दें। नो, आप उसकी हिस्ट्री भी देखेंगे, पिछले 2-3 सालों में ये कंपनी क्या परफॉर्म कर रही थी। कहीं ये कंपनी फ्रॉड तरीके से तो नहीं अपनी प्राइसेस को बढ़ा रही, गलत तरीके से तो नहीं अपनी प्राइसेस को इंक्रीज कर रही। लेकिन अगर आप कहेंगे नहीं जी मैंने सिर्फ रिसेंट इन्फॉर्मेशन को देखना है, कि जी फॉर एग्जांपल अगर आप आज की एग्जांपल ले, मैंने अगर आज किसी बिजनेस को प्रेडिक्ट करना हो तो आज को आपको मोस्टली जो बिजनेस है वो लॉस में नजर आ रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से। अब आप ये नहीं कह सकते कि मैंने फलां बिजनेस में पैसा लगाना ही नहीं है, लेकिन अगर आप उसका पास्ट डेटा देखेंगे तो पिछले 10-20 सालों में वो कंपनी जो है वो ह्यूज प्रॉफिट दे रही थी सिक्योरिटी के ऊपर, शेयर प्राइसेस के ऊपर। तो आप रिसेंट इन्फॉर्मेशन को भी वेटेज दें, लेकिन आप साथ में पास्ट इन्फॉर्मेशन को भी वेट दें। तो सिर्फ रिसेंट इन्फॉर्मेशन को देख के आप अगर डिसीजन लेंगे तो वो भी गलत है। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू गिव इक्वल वेटेज ऑफ रिसेंट प्लस पास्ट डाटा। रिप्रेजेंटेटिवनेस, ये बेटा इसी का उल्टा है, ये दोनों सेम है। अवेलेबिलिटी और रिप्रेजेंटेटिवनेस देखें क्या लिखा हुआ है, टू मच वेट ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंस। इसमें आप क्या करते हैं कि आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि यार पीछे मैंने यहाँ फलां जगह पे ऐसा किया था तो मुझे लॉस हुआ था, अभी मुझे लॉस ही होना है। या फलां कंपनी 1 साल पहले लॉस दे रही थी तो अब इसने लॉस देना है। फलां कंपनी 2 साल पहले लॉस दे रही थी तो इसने अब भी लॉस देना है। ये भी गलत है। ये दोनों बेटा एक दूसरे के ऊपर ऑपोजिट हैं। अवेलेबिलिटी कहती है कि टू मच वेट आप रिसेंट इन्फॉर्मेशन को दे रहे हैं, और रिप्रेजेंटेटिवनेस कहती है कि आप टू मच वेट जो है वो पास्ट डाटा को दे रहे हैं। नो, ये दोनों गलत है।
आप क्या करें, अगर आपने बैलेंस करना है तो आप पास्ट डाटा प्लस प्रेजेंट डाटा इन दोनों को बेटा इक्वल वेट दें, और इक्वल वेट देने के बाद फिर डिसाइड करें कि आपने पैसा कैसे लगाना है और किस तरह से आपने इसको मैनेज करना है। संक कॉस्ट बाइसनेस बेटा, संक कॉस्ट बाइसनेस क्या होती है? इसमें आप ये कहते हैं कि यार अगर मैंने फलां जगह पे पैसा लगाया तो इसने डूब ही जाना है। आपके माइंड में ये बात बैठ गई थी कि मैंने अगर फलां जगह पैसा लगाया तो इसने डूब ही जाना है, ये रिकवर नहीं होना। तो ये भी गलत बात है, ये भी हमारी एक माइंड की सोच होती है कि थिंकिंग हमारी जो है वो इस तरफ फंस जाती है कि जगह पे यार अगर मैंने फलां जगह बंदे ने पैसा लगाया तो उसको डूब गया, मैं लगाऊंगा तो मेरा भी डूब जाएगा। फलाने लगाया तो उसको प्रॉफिट हुआ तो मैं लगाऊंगा तो मुझे भी प्रॉफिट होगा। तो संक कॉस्ट बाइसनेस ये होती है कि अगर मैंने ये पैसा लगाया तो इसने डूब जाना है, और अक्सर बेटा ये हमारे अंदर पाई जाती है। आप देख लें, अगर आपको डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई चीज परचेज करना चाहते हैं, या कोई आप पहली दफा कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपके माइंड में पहली बात ये आती है कि यार ये 10,000 मैं लगा रहा हूँ, मुझे लगता है इसमें डूब जाना, ये मुझे वापस नहीं मिलना। इस चीज से आपने अवॉइड करना है। बाद दफा बेटा आपको रिस्क लेना पड़ता है, तो आपको रिस्क लेना भी चाहिए, लेकिन रिस्क इस तरह से लें कि वो आपके हाथ कंट्रोल में रहें, आपके हाथ से बाहर ना जाए। तो ये है बेटा आपके दिमाग की कुछ सोचें जो मैंने आपको बताई, जिसे बोलते हैं कॉग्निटिव बायसनेस। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने इन सोचों के ऊपर काबू पाना है, और इनके ऊपर आपने जब काबू पा लेंगे तो इसका मतलब है कि आप अपने रिस्क जो है उसको प्रॉपर तरीके से जो है वो मैनेज कर रहे हैं। जी बेटा, ये अब तक कोई प्रॉब्लम इस चैप्टर के अंदर? तो ये चैप्टर था बेटा आपका इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट के नाम से। इट्स जस्ट अ थ्योरेटिकल टॉपिक। एक थ्योरेटिकल चैप्टर और है, और उसके बाद साथ ही आपका मैं एक न्यूमेरिकल चैप्टर शुरू करूंगा, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल चैप्टर। पहले यहाँ तक बताएं बेटा, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क एनी वन ऑफ यू। नो सर। नो सर। नो सर। ओके, आपको जो मैं कंज्यूमर बैंकिंग था बेटा उसके मतलब मैंने आप लोगों को बोला था कि जो हमारी प्रेजेंटेशन होंगी वो कल सबकी होंगी। तो अभी तक मुझे ग्रुप्स के नेम और प्रेजेंटेशन टॉपिक नहीं मिले जो रहते हैं। टुमारो इज द लास्ट डे फॉर प्रेजेंटेशन। मैं किसी किस्म का एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा कि जी फलां हो गया था, फलां हो गया था, फलां हो गया था। जो लोग देंगे उनके सेशनल मार्क्स के अंदर मार्क्स लगेंगे असाइनमेंट 1 और असाइनमेंट 2 के, वरना वो किसी न किसी एक असाइनमेंट के अंदर फेल हो जाएंगे। डजंट मैटर कि आपका लास्ट सेमेस्टर, तो आप लोगों ने लाजमी पास ही होना है। तो इसको थोड़ा सीरियस लें। हमारी जो कल क्लास है, जितने भी लोग रहते हैं उनको दोबारा कम्युनिकेट कर दें, इन्फॉर्म कर दें, दोबारा मैसेज शेयर कर दें सिक्लैन और सीआर साहब जो भी यहाँ स्नैन है आज के नहीं, आज भी मुझे लगता है नहीं सर, आज भी नहीं है। आज भी नहीं, इसकी भी तबीयत सेट करने वाली हुई है, कोई बात नहीं। तो कम्युनिकेट कर दें ग्रुप के अंदर दोबारा। आप लोगों को मैंने बता दिया कि जिन जिन की बेटा प्रेजेंटेशन रहती हैं वो टॉपिक डिसाइड करके मुझे कल सुबह 10 बजे 11 बजे हमारी क्लास है, 10 बजे तक मुझे आप लोगों की स्लाइड्स पहुंच जानी चाहिए। कल मैं प्रेजेंटेशन लूंगा, और उसके बाद कल हमारी उस प्रेजेंटेशन की लास्ट क्लास होगी। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट क्लासेस होंगी उसके अंदर मैं आपको कोर्स पढ़ाऊंगा। हो सकता है उसके बाद फिर मैं आपकी जो रिस्क मैनेजमेंट के चैप्टर्स हैं 1-2 पढ़ाने के बाद मैं इसकी प्रेजेंटेशन शुरू कर दूँ, अगर हमारे पास टाइम हुआ तो। ना हुआ तो कोई इशू नहीं था। यस सर। ओके सर। ठीक हो गया सर। जी सर। अभी यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटा किसी स्टूडेंट को? इफ यू वांट टू आस्क एनी नो क्वेश्चन। सर। अगला जो Yes, बेटा sir. हमारा टॉपिक होगा, चलें वो भी हम पढ़ेंगे, चलें नेक्स्ट में पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। इट्स आल्सो वेरी सिंपल टॉपिक। इसके अंदर भी यही है कि मिस्टेक्स टू अवॉइड हमने देखना है कि कौन कौन सी ऐसी बेटा कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम करते हैं रिस्क मैनेज करते हुए। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने ये रिस्क जो मिस्टेक्स हैं वो आपने नहीं करनी। तो कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं? इट्स जस्ट अ थ्योरेटिकल टॉपिक, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप लोगों ने इसको पढ़ लीजिएगा। ये भी 5-6 स्लाइड्स हैं सारी, ये दोनों चैप्टर्स आपकी स्लाइड आपके ग्रुप के अंदर शेयर हो जाते हैं, आप इसको रीड कर लीजिएगा। और फिर नेक्स्ट जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने उसके नाम से इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ के नाम से एक चैप्टर पढ़ना है, वो न्यूमेरिकल चैप्टर है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके ऊपर थोड़ा हमें टाइम लगेगा, 1-2 वीक्स उसकी हम प्रेजेंट वो भी करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे, उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ तक बेटा कोई प्रॉब्लम तो यू कैन आस्क। नेक्स्ट क्लास में हम फिर ये स्टार्ट करेंगे मिस्टेक्स टू अवॉइड वाला। जी खुरम बेटा। नो सर। ऑपरेशनल रिस्क की भी नहीं वो स्लाइड सेंड की मैं वो भी कर ग्रुप देता में। हूँ, अभी सेंड कर देता हूँ। अभी आपकी क्लास खत्म होती है उसके बाद आपके ग्रुप में सारा कुछ आ जाता है। आपको वो जो एक्सेल शीट है वो भी आ जाती है जो हमने अभी डिस्कस की थी ऑपरेशनल रिस्क के अंदर, और साथ में आपको ये सारी स्लाइड्स भी आ जाती जी है। सर। इवन का जो अगला चैप्टर हमने पढ़ना है मैं उसकी Thank you, स्लाइड sir. भी आपको सेंड कर देता हूँ। ठीक है सर। बेटा एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी? नो सर। नो सर, क्लियर। चलें बेटा फिर यहीं पे स्टॉप करते हैं। देन बेटा अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज बेटा। अल्लाह हाफिज़।